Hey guys, this is Rahul and I welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, कुछ लेक्चर पहले मैंने आपसे कहा था कि थ्रेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कभी भी रन मेथड को कॉल नहीं करते, बल्कि हम थ्रेड ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं स्टार्ट मेथड को और स्टार्ट मेथड इंटरनली कॉल कर लेता है रन मेथड को। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या होता है जब एक थ्रेड ऑब्जेक्ट रन को खुद कॉल करता है और क्यों एक प्रोग्रामर को रन को कॉल नहीं करना चाहिए। सो आ जाएं हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। सो गाइज, ये है हमारा वो कोड जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। अब इस कोड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को और समझिए। जब भी आप कोई थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा अपनी तरफ से इस थ्रेड ऑब्जेक्ट को एक नाम देती है और वो नाम होता है thread-0। उसी तरीके से जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा फिर से एक नाम देती है और ये नाम होता है thread-1। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाएंगे जावा अपनी तरफ से उसे एक नाम असाइन करते जाएगी जो शुरू होगा thread-0 से और फिर बढ़ते जाएगा 1 2 3 और n तक। इसका मतलब हमारी इस थ्रेड का नाम है thread-0 और इस थ्रेड का नाम है thread-1। तो ये th1 और th2 क्या हैं? ये इसके रेफरेंसेस हैं। ये हमारा थ्रेड ऑब्जेक्ट है, ये इसका रेफरेंस है और इस थ्रेड का नाम है thread-0। अब इस कोड में मैं कुछ मैनिपुलेशन करता हूं। इस मैनिपुलेशन के बाद हम इसे रन करके देखेंगे और आप उस आउटपुट को करिएगा नोट। तो मैं इस रन मेथड में ये फॉर लूप को हटाकर यहां लिखता हूं इंटीजर c और फिर लिखता हूं c इक्वल टू 10/0। नो डाउट ये लाइन एक एक्सेप्शन क्रिएट करेगी और इस एक्सेप्शन मैसेज में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ खास है। सो यहाँ पर मैं इस mythread th2 को कमेंट कर देता हूँ और इस th2.start को भी कर देता हूँ कमेंट। अब इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ और इस एक्सेप्शन मैसेज को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि ये मैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने इसे किया रन और ये इसका एक्सेप्शन मैसेज है। एक्सेप्शन इन thread-0 java.lang.arithmetic exception। ये thread-0 क्या है? ये नाम है किसका? इस वाली थ्रेड का। तो ये मैसेज हमें बता रहा है कि thread-0 में एक एक्सेप्शन है जिसका टाइप है java.lang.arithmetic exception। अब इस th1.start को मैं रिप्लेस कर देता हूं विद द लाइन th1.run। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया विद th1.run। अब इस कोड को मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूं और इस बार आप वापस इस मैसेज को पढ़िएगा कि इस मैसेज में क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैंने कहा रन, ये एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट हो गया है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception। तो अभी तक यहां लिखा आ रहा था thread-0, अब यहां लिखा आ रहा है मेन। अब ये मेन क्या है? ये भी एक थ्रेड का नाम है और ये मैसेज आपसे कह रहा है कि मेन थ्रेड के अंदर एक एक्सेप्शन है जिसका टाइप है java.lang.arithmetic exception। अब इस th1.run को लिखने पर ऐसा क्या हुआ कि जावा ने अपने एक्सेप्शन मैसेज को कर लिया चेंज। तो बस यही बात हमें आज करनी है डिस्कस। तो इस बात को समझने के लिए आ जाइए हमारी स्लाइड्स पर। सो गाइस, ये है वो कोड जो हमने अभी अभी हमारी नेटबीन्स IDE में लिखा था। अब पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेन थ्रेड क्या होती है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। जावा में आप किसी भी प्रोग्राम को बिना थ्रेड के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को जावा में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करवाते हैं तो JVM सबसे पहले एक थ्रेड क्रिएट करता है और उस थ्रेड को लॉन्च करता है आपके इस मेन मेथड के ऊपर। जब वो थ्रेड इस मेन मेथड में डाइव करती है तो ही इन लाइनों का एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाता है जो मेन के अंदर लिखा होता है। अब JVM जो अपनी तरफ से थ्रेड बनाता है उसका वो नाम रखता है मेन थ्रेड। मतलब आपके इस प्रोग्राम में अगर मैं कोई थ्रेड अपनी तरफ से ना भी बनाऊं तो भी एक थ्रेड का इन्वॉल्वमेंट होता है और उस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। चलिए अब ज़रा बिल्कुल बिगिनिंग से देखते हैं कि क्या होता है जब आप जावा को कहते हैं कि आपके इस प्रोग्राम को जावा कर दे एग्जीक्यूट। जैसे ही आप JVM को आपके प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए कहते हैं, JVM एक थ्रेड को क्रिएट करता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। ये मेन थ्रेड क्रिएट होने के बाद आ जाती है थ्रेड पूल के अंदर और थ्रेड पूल में आते ही इस मेन थ्रेड को एक कॉल स्टैक रिजर्व होके मिल जाता है। अब एक कॉल स्टैक क्या होता है? तो ज़रा याद कीजिए, हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स कहाँ रहते हैं? स्टैक में। तो ये वही कॉल स्टैक है जिसमें मेन थ्रेड उन सारे मेथड्स के लोकल वेरिएबल्स को मेंटेन करेगी जिन मेथड्स का एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड के थ्रू होगा।
तो जैसे ही मेन थ्रेड थ्रेड पूल में आई, इसके साथ ही इसे एक डेडिकेटेड कॉल स्टैक भी मिल गया। अब जैसे ही मेन थ्रेड को सीपीयू अलॉट होगा, ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी, और इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का मतलब होता है मेन मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू कर देना। अब जरा देखें, जैसे ही ये थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, मेन मेथड कॉल हो जाएगा और इस स्टैक के अंदर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा जो अपने अंदर उन सारे लोकल वेरिएबल्स को रखेगा जो इस मेन मेथड में बनाए गए हैं। तो ज़रा यहाँ देखें, ये th एक रेफरेंस है myThread क्लास का, लेकिन ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, इसलिए ये रिसाइड करेगा इस कॉल स्टैक में। तो ये न्यू myThread बोलने पे क्या होगा? न्यू myThread बोलने पर तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हैं? हीप में। तो ये ऑब्जेक्ट का इस कॉल स्टैक से कोई लेना देना नहीं है, पर ये लोकल वेरिएबल जो कि एक रेफरेंस है, ये रिसाइड करेगा हमारे कॉल स्टैक में। अब मेन थ्रेड प्रोग्राम की अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगी विच इज th.start, और ऐसा कहते ही आपकी ये th थ्रेड जिसका नाम जावा ने रखा है थ्रेड 0 आ जाएगी थ्रेड पूल के अंदर। इस थ्रेड 0 के थ्रेड पूल में आते ही इस थ्रेड 0 को भी एक सेपरेट कॉल स्टैक अलॉट हो जाएगा। अब जैसे ही मेन थ्रेड सीपीयू को छोड़ेगी और ये सीपीयू थ्रेड 0 को मिलेगा, तो थ्रेड 0 अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी, और थ्रेड 0 के एग्जीक्यूशन शुरू होते ही एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश कर दिया जाएगा इस कॉल स्टैक में जो डेडिकेटली थ्रेड 0 के लिए अलॉट किया गया है। तो ये हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश, और क्योंकि थ्रेड 0 जब अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी तो वो इस रन मेथड के अंदर डाइव करेगी, तो इस रन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल है c, और वही c इस कॉल स्टैक के अंदर भी बन जाएगा। अब जब अगली लाइन एनकाउंटर होगी विच इज c इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगी। पर जरा मुझे बताएं, इस पर्टिकुलर लाइन को चलाने वाली थ्रेड कौन सी है, मेन थ्रेड या थ्रेड 0? सो इस लाइन को चलाने वाली थ्रेड का नाम है थ्रेड 0, इसलिए आपको जावा ने मैसेज दिया था कि एक्सेप्शन इन थ्रेड 0, और उस एक्सेप्शन का नाम था java.lang.arithmetic exception। सो th.start की बजाय th.run लिखने पर क्या इस वर्किंग में कुछ बदलाव हो जाता है, जिस कारण से हमें एक्सेप्शन मैसेज में मिलता है मेन रेदर देन थ्रेड 0? तो बिल्कुल हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जब आप लिखते हैं th.run इंस्टेड ऑफ th.start। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है जब आप th.start की बजाय th.run लिखते हैं। चलिए अब इस केस को भी ज़रा बिल्कुल बिगिनिंग से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए कहते हैं, JVM एक थ्रेड बना देता है विथ नेम मेन। ये आ जाती है थ्रेड पूल के अंदर, और एक डेडिकेटेड कॉल स्टैक रिजर्व हो जाता है मेन थ्रेड के लिए। अब जैसे ही मेन थ्रेड CPU पर शेड्यूल की जाती है, ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देती है। एग्जीक्यूशन के स्टार्ट करते ही ये मेन मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। मेन मेथड के एग्जीक्यूशन शुरू होते ही एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कॉल स्टैक में पुश कर दिया जाता है जो इस मेन मेथड के लोकल वेरिएबल्स को अपने अंदर रखता है। तो ये रहा वो th वेरिएबल जो इस मेन का लोकल वेरिएबल है। अब जब मेन थ्रेड इस th.run को एग्जीक्यूट करती है, तो वो इस th थ्रेड को थ्रेड पूल में नहीं लाती, बल्कि इस रन मेथड का एग्जीक्यूशन खुद करने लगती है। इसका मतलब यही मेन थ्रेड डाइव कर जाती है रन मेथड के अंदर, और इस रन मेथड का एग्जीक्यूशन भी यही मेन थ्रेड परफॉर्म करने लगती है। अब जैसे ही th.run के कारण मेन थ्रेड इस रन मेथड में डाइव करती है, इस कॉल स्टैक में एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश किया जाता है जो इस रन मेथड के लोकल वेरिएबल्स को अपने अंदर रखता है। इसका मतलब कॉल स्टैक में पर मेथड एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश कर दिया जाता है, और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर मेथड के लोकल वेरिएबल्स को अपने अंदर स्टोर करता है। तो जब ये रन मेथड खत्म होगा तो क्या होगा, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप कर लिया जाएगा और ये सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वैसे ही जब मेन खत्म हो जाएगा तो ये लास्ट वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप कर लिया जाएगा, और इसके सारे लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और साथ ही प्रोग्राम भी हो जाएगा टर्मिनेट। अब एक बार जरा इसे फिर से देखें, th.run कहने पर मेन थ्रेड ही इस रन मेथड के अंदर गई, कॉल स्टैक में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ विथ लोकल वेरिएबल c, और फिर ये लाइन एनकाउंटर होने पर एक एक्सेप्शन जनरेट हुई। पर मुझे बताएं, ये लाइन को चलाने वाली थ्रेड कौन सी थी? क्या वो थ्रेड 0 थी या मेन थी? सो वो थी मेन थ्रेड, इसलिए जावा ने आपको एक्सेप्शन मैसेज दिया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन।
चलिए तो अब जरा फैक्ट्स को समराइज कर लेते हैं। जब आपने कहा माई थ्रेड टी एच इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, तो एक थ्रेड बनी। ये थ्रेड ने क्योंकि स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया इसलिए ये थ्रेड पूल में नहीं गई, और क्योंकि ये थ्रेड पूल में नहीं गई इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे कभी सीपीयू पर शेड्यूल किया ही नहीं। तो इस टीएच का थ्रेड के रूप में क्या एग्जिस्टेंस? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस टीएच ने स्टार्ट को कॉल नहीं किया इसलिए कभी भी अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाई कि ये किसी भी मेथड का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। मैंने आपसे कुछ लेक्चर पहले कहा था कि अगर आप स्टार्ट की बजाय रन को कॉल कर लेते हैं तो आप मल्टी थ्रेडिंग के एसेंस को ही खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि थ्रेड आपकी थ्रेड पूल में आ ही नहीं पाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ओवरऑल एक ही थ्रेड है जिसे वो सीपीयू पर शेड्यूल करेगा, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही हो गया खत्म। चलिए अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसके थ्रू आप जरा इस कॉन्सेप्ट को कर लीजिए प्रैक्टिस। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। करें शुरुआत इसके एग्जीक्यूशन की। क्या होगा? सबसे पहले मेन थ्रेड आ जाएगी थ्रेड पूल में। थ्रेड पूल में आते ही क्या होगा? एक कॉल स्टैक रिजर्व हो जाएगा मेन के लिए। अब क्या होगा? मेन थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया जाएगा, और जैसे ही मेन थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या होगा? वो सारे लोकल वेरिएबल्स जो मेन मेथड के अंदर अवेलेबल हैं। ये TH1 TH2 ये आ गए हमारे इस कॉल स्टैक के अंदर। अब इन दोनों लाइनों के एनकाउंटर होने के बाद लाइन चलेगी TH1.start, और इस लाइन के चलते ही TH1 मतलब कि इस थ्रेड का नाम क्या होगा? थ्रेड 0। तो थ्रेड 0 आ जाएगी थ्रेड पूल के अंदर, और साथ साथ ही इसे मिल जाएगा एक डेडिकेटेड कॉल स्टैक। अब जरा देखें और समझें, थ्रेड पूल में कितनी थ्रेड्स हैं? 2। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो मेन थ्रेड को सीपीयू से हटाकर थ्रेड 0 को भी सीपीयू दे सकता है, या वो मेन थ्रेड को कंटिन्यू करने दे सकता है। तो इस एग्जांपल में हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेन थ्रेड ही कंटिन्यू कर रही है। अगर मेन थ्रेड कंटिन्यू करेगी तो अगली लाइन एनकाउंटर होगी विच इज TH2.start, और इस लाइन के एनकाउंटर होते ही थ्रेड 1 भी आ जाएगी थ्रेड पूल में। जरा ध्यान दें, इस TH2 का नाम क्या है? थ्रेड 1। थ्रेड 1 भी आ गई हमारी थ्रेड पूल में। थ्रेड पूल में आते ही थ्रेड 1 को भी मिल जाएगा एक डेडिकेटेड कॉल स्टैक। अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने थ्रेड 0 को सीपीयू पर कर दिया है शेड्यूल, और इस मेन थ्रेड को कर लिया है प्रीएम्प्ट। तो जैसे ही थ्रेड 0 सीपीयू पर शेड्यूल होगी ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी, और इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही ये रन मेथड हो जाएगा इन्वोक, और साथ ही इस थ्रेड 0 के कॉल स्टैक में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा जिसके अंदर होगा वो लोकल वेरिएबल जो इस रन मेथड से करेगा बिलोंग। तो क्योंकि ये इनिशलाइज हुआ है 0 से, तो ये वैल्यू 0 के साथ ही इस कॉल स्टैक में रिजर्व हो जाएगा। अब थ्रेड 0 लूप को एनकाउंटर करते हुए यहाँ प्रिंट करेगी 0 1 2 3, एंड सपोज इस 3 के प्रिंट होते ही थ्रेड i++ के थ्रू i की वैल्यू को 4 कर देगी और सीपीयू पर से हो जाएगी प्रीएम्प्ट। तो जैसे ही ये सीपीयू पर से प्रीएम्प्ट होगी तो उस समय i वैल्यू कितनी हो गई है? 4। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। तो अब ये थ्रेड 0 हो गई है प्रीएम्प्ट, और थ्रेड 1 को मिल गया है सीपीयू। तो जैसे ही थ्रेड 1 को सीपीयू मिलेगा, थ्रेड 1 भी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और रन मेथड हो जाएगा इन्वोक। रन मेथड के इन्वोक होते ही थ्रेड 1 के डेडिकेटेड कॉल स्टैक में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा विद द लोकल वेरिएबल i, और ज़रा देखें इस बार इस i की वैल्यू कितनी है? 0। ज़रा ध्यान से यहाँ कंसेप्ट को समझिएगा। थ्रेड 0 के कॉल स्टैक में i की वैल्यू 4 है, पर थ्रेड 1 के कॉल स्टैक में i की वैल्यू 0 है। मतलब इस पर्टिकुलर i की उतनी कॉपीज बनेगी जितनी थ्रेड्स इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करेगी। अब क्योंकि थ्रेड 1 सीपीयू पर है इसलिए वो अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी और वो i वैल्यू को प्रिंट करना शुरू करेगी 0 से। 0 1 2 3 4 5, सपोज वो 5 तक प्रिंट करती है, फिर i++ हो जाता है और i++ के कारण वैल्यू हो जाती है 6। तो इस कॉल स्टैक में i की वैल्यू हो जाएगी अपडेट 6 पर। और अब मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस थ्रेड 1 को सीपीयू पर से कर लेता है प्रीएम्प्ट और थ्रेड 0 को फिर से अलॉट कर देता है आपका सीपीयू। जैसे ही थ्रेड 0 को सीपीयू मिलेगा वो अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी विद द i वैल्यू 4। तो यहाँ प्रिंट होगा 4 5 6 एंड सो ऑन।
सो गाइस, ये था कॉल स्टैक का वो कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम मल्टी थ्रेडिंग के एक्चुअल एसेंस को कर पाते हैं फील। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।